हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है ज्योमेट्री। एक्चुअली दो टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, बट मेंसुरेशन हम लोग आगे देखेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे कि ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, लाइंस हो गया, एंगल्स हो गया, इन सब के बेसिक प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स देखते हैं और मेंसुरेशन में इन्हीं ज्योमेट्रिक शेप का एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम निकालना सीखते हैं। सो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन काफी क्लोजली रिलेटेड है, बट एक्चुअली ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। ज्योमेट्री में हम लोग उन्हीं सेम सेट ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स का प्रॉपर्टीज देखते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, एक्सियम्स, ये सब। और मेंसुरेशन वाले पार्ट में हम लोग इन्हीं ज्योमेट्रिक शेप्स का एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एटसेट्रा डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों दो सेट ऑफ टॉपिक्स हैं, इसलिए हम लोग उसको सेपरेटली देखेंगे, बट यहाँ दोनों जगह में जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कैट और किसी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, सीजीएल की, टीयर 1, टीयर 2, सभी जगह पे ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो ये कह सकता हूं कि ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप कैट, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई भी दूसरा एमबीए एंट्रेंस एग्जाम या फिर एसएससी, सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्योमेट्री को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, नाउ ज्योमेट्री में हम लोग यहाँ पे अगर देखें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, तो आप ऐसे समझिए कि कैट में अगर टोटल 34 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, तो इस 34 में से आप मान के सकते हैं कि 6 to 7 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। अगर आप एसोसिएटेड टॉपिक ले लें, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अगर हम इन सबको भी इंक्लूड कर दें तो ये और बढ़ जाएगा, 8 से 10 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री एंड रिलेटेड टॉपिक से हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप एसएससी में देखें तो टीयर 1 में तो 25 क्वेश्चन में से अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन रहेगा, और टीयर 2 में 100 क्वेश्चंस में से ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिला के अगर आप देखेंगे तो लगभग 25 प्लस क्वेश्चन हो जाता है। सो 1/4। अगर इसमें साथ में आप ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला दें तो ये 40 तक भी जा सकता है, अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री को भी ऐड कर दें तो आप देख सकते हैं कि किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में, मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, कैट और एसएससी सीजीएल का, बट अगर आप कोई भी दूसरा एग्जाम एप्टीट्यूड कर लेंगे, सभी जगह पे ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्योमेट्री आपको अच्छे से पढ़ना है, ये तो बहुत क्लियर है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बिकॉज सोचिए आप खुद ही, आप कैट के एग्जाम में बैठे हैं और 34 में से अगर 7-8 सवाल अगर ज्योमेट्री से ही है, तो आपको हर 2-3 क्वेश्चन के बाद एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिखाई देगा, हर 2-3-4 क्वेश्चन के बाद एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिखाई देगा। और अगर आप इनको नहीं किए हैं, आप इसको स्किप किए हैं, तो आपको तो लगेगा कि ये तो ज्योमेट्री बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आप एग्जाम में साइक आउट हो सकते हैं। आपको अंदर से लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपको लगेगा कि मैंने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया, ये तो हर दूसरा तीसरा सवाल ज्योमेट्री का ही दिख रहा है। तो विल स्टार्ट पैनिकिंग, आप पैनिक भी कर सकते हैं। सेम गोज विथ एसएससी। अगर आप टीयर 2 में बैठे हैं और आप देखेंगे कि 1/4 क्वेश्चन, यानी कि हर 4 में से एक क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री का ही दिखाई दे रहा है, मेंसुरेशन का ही दिखाई दे रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है। तो इसका मतलब है कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम, मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, बट ऐसे जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम होंगे, चाहे आप क्लैट का एग्जाम दो, आप आईपी मैट का एग्जाम दे रहे हो, जो कि 5 ईयर बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम होता है, इंदौर से, अब तो उदयपुर में भी होने लगा है। इसी तरीके से आप कोई भी दूसरा एप्टीट्यूड एग्जाम लें, जीआरई ले लें, जीमैट ले लें, हर जगह पे ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके इंपॉर्टेंस को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है, ये तो एक गिवन है। ऑलराइट, नाउ ज्योमेट्री की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे कैसे, व्हाट शुड बी आवर स्टडी प्लान, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। बिकॉज ज्योमेट्री बहुत लेंथी टॉपिक है, इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो हमारा एक बहुत क्लियर कट एक फुल प्रूफ स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो ये है कि आपको सारे बेसिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, बेसिक्स और फंडामेंटल्स। बेसिक्स और फंडामेंटल से हमारा मतलब है थियरम्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जितने भी थियरम्स हैं, एक्सियम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, जितने भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं सभी के। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस पे अधिक से अधिक समय दीजिए, अपने पेस पे लर्न कीजिए। अब जिस
गति से आप पढ़ते हैं, जिस स्पीड से आप पढ़ते हैं उसी अपने नेचुरल स्पीड से पढ़िए, उसको आर्टिफिशियली इंक्रीज करने की कोशिश मत कीजिए। और बेसिक्स को इग्नोर नहीं करना है, बेसिक्स अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ज्योमेट्री में कहीं आता है कुछ टर्म्स आते हैं अलग अलग, तो सारे ज्योमेट्रिकल टर्म्स हमें पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, तो हम सोचने नहीं लगे कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। कहीं लिखा हुआ है सेंट्रॉइड, कहीं लिखा हुआ है मीडियन, तो हम सोचे नहीं कि मीडियन क्या होता है और सेंट्रॉइड क्या होता है। हमें जैसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे पता होता है किधर है, उसी तरह से हमें ये सारे टर्म्स भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहला चीज है सारे थ्योरम्स, सारे नोमेनक्लेचर्स, सारे प्रॉपर्टीज आपको सारे ज्योमेट्रिक शेप्स के बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए। ये पहला स्टेप है विच विल ले दी फाउंडेशन, जो कि आपके नींव को रखेगा, अच्छा नींव आपको देगा आगे के लिए। सेकेंड स्टेप में आप लोग बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारा बेसिक लेवल क्वेश्चंस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा कि इन थ्योरम्स का और इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए आप बेसिक लेवल क्वेश्चंस को, बहुत जो हल्के फुल्के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप करेंगे, वन लाइनर, एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेवल क्वेश्चंस आपको करने होंगे, कई सारे। एंड देन लास्टली आप अपने आप को टेस्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं बेंचमार्क क्वेश्चंस या एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप फिर लास्ट में एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 3 स्टेजेस हैं। पहले बेसिक्स करिए, फंडामेंटल्स करिए, सारे थ्योरम, प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर पता होने चाहिए, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, और लास्ट में आप बेंचमार्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और हर चैप्टर में एक चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेज ये भी होता है कि रिवीजन। बहुत बार हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन फिर रिवीजन करना छोड़ देते हैं। रिवीजन छोड़ देंगे तो पूरा चीज दिमाग से निकल जाएगा। तो आपको जितना, अगर ये बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको रेगुलर आपको रिवाइज भी करते रहना होगा। पहली बार रिवीजन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ऑनवर्ड आपका रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप बस पन्ना पलटते जाइए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, 2 4 5 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका पूरा चीज आपके मेमोरी में फ्रेश हो जाएगा। सो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा स्टडी प्लान ज्योमेट्री के लिए बहुत फुल प्रूफ होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक स्टेप अगर आप बाईपास करेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत तरीके से ज्योमेट्री में नहीं होगा। सो इट्स अ लेंथी चैप्टर, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे भी जाके आपको प्रैक्टिस करना है, और लास्ट में बीच बीच में रिवीजन भी करते रहना है। यही हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, एक लेंथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्री को प्रिपेयर करने के लिए, और मेंसुरेशन को भी। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात, चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये समझाने की बात। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, ज्योमेट्री में हम लोग अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या ज्योमेट्रिकल शेप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक बार हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स हम लोग कौन कौन से डिस्कस करेंगे, तो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एंगल्स एंड लाइन से। ठीक है, बहुत बेसिक, ये तो आपका रिवीजन होगा, बहुत क्विकली हम लोग इसको बस देख लेंगे, एंगल्स एंड रिवीजन। जो पहला प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप होगा वो होगा ट्रायंगल्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके ट्रायंगल से ही आते हैं, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट भी ट्रायंगल्स में ही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, विल डिस्कस क्वाड्रिलैटरल। इसके बाद हम लोग आगे पॉलीगन देखेंगे। ठीक है, पॉलीगन्स। देन हम लोग सर्कल देखेंगे। तो ये आपके 2D शेप्स हो गए। 2D शेप्स हम लोग यही ब्रॉडली 5 कैटेगरी देखेंगे, एंगल्स, लाइंस, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, पॉलीगन एंड सर्कल। और इसके बाद हम लोग 3D शेप्स देखने वाले हैं, जिसमें कि अलग अलग शेप्स आते हैं, प्रिज्म है, पिरामिड है, स्फेयर है, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स है, वो सब चीजें, सिलेंडर है, कोन है। तो वो जो 3D शेप्स हैं वो हम लोग आगे मेंसुरेशन में देखेंगे। ठीक है, सो एज फार एज ज्योमेट्री इज कंसर्न, ज्योमेट्री की जहां तक बात है तो हम लोग इन्हीं 5 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और बाद में जब ये 5 हो जाएगा तो लेटर ऑन हम लोग मेंसुरेशन पार्ट भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 3D शेप्स भी देखेंगे और थोड़े थोड़े 2D शेप्स के भी एरिया और पेरीमीटर रिलेटेड क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, और आज तो बहुत बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। आज के चैप्टर में बस आप ये समझिए कि आपके
आपका एक क्विक रिवीजन होगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का ज्योमेट्री में, जो कि आप बहुत पहले स्कूल के दिनों में पढ़े होंगे, 5th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड में जो छोटे छोटे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं को हम लोग थोड़ा रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल्स एंड लाइन से। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ एंगल्स। ऑल राइट, नाउ एंगल्स हमें पता है क्या होता है। एंगल क्या होता है अगर हम क्विकली देखें तो एंगल होता है कि कोई भी दो लाइंस है, अगर लेट से एक लाइन है सपोज L1, दूसरी लाइन है L2, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड मान लेते हैं कि P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दोनों स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन L1 को P पॉइंट के अबाउट इतने अमाउंट से रोटेट कर दें, इतने अमाउंट से रोटेट कर दें तो L1 और L2 क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। या हम ये भी कहें कि L2 को इतने एंगल से रोटेट किया जाए P पॉइंट के अबाउट ऐसे, तो ये L1 पे ओवरलैप हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि L1 L2 से इतने अमाउंट से रोटेटेड है, या L2 L1 के रिस्पेक्ट में इतने ही सेम अमाउंट से रोटेटेड है। और ये कितने अमाउंट से रोटेटेड है, एक लाइन दूसरे लाइन के रिस्पेक्ट में कितने अमाउंट से टिल्टेड है या रोटेटेड है, उसी को हम मेजर करते हैं किसके थ्रू, एंगल के थ्रू। तो हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल इज नथिंग बट a measure of rotation of one line with respect to other line, एक लाइन दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में कितना रोटेटेड है, इसको मेजर करते हैं किसके थ्रू, एंगल के थ्रू। ठीक है, एंड देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक यूनिट होता है डिग्री, ठीक है, और दूसरा यूनिट होता है रेडियन। एक होता है यूनिट डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, फुट भी यूज करते हैं, किलोमीटर भी यूज करते हैं। उसी तरीके से वेट को यूज करने के मेजर करने के लिए हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं, पाउंड यूज करते हैं। सिमिलरली एंगल को मेजर करने के लिए भी 2 यूनिट है, डिग्री और रेडियन, और दोनों का आपस में रिलेशन भी है। जैसे कि हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली इन दोनों में भी आपस में रिलेशन होता है। द रिलेशन इज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये डिग्री लिख रहा हूं, शॉर्ट में ऐसा है, इसका मतलब डिग्री है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, इसमें हम लोग बाद में भी आएंगे व्हाट इज रेडियन, बट देयर आर 2 मेजरमेंट, 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंड दैट इज दोज आर डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ ये एंगल्स कई टाइप के होते हैं। ठीक है, एंगल्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये एंगल्स बहुत तरीके के एंगल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर हम इसको करें, एंगल कितना वैल्यू है एंगल का, उसके हिसाब से अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि एक होता है अक्यूट एंगल। ठीक है, अक्यूट एंगल क्या होता है, व्हेन एंगल को हम लोग थीटा से अगर हम डिनोट करें, सो हम कहते हैं व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसा कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा वो क्या होगा, अक्यूट एंगल। जैसे कि कुछ ऐसा ले लें, ये वाला, तो यहाँ पे ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 से कम है। सिमिलरली एक होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होगा, जो कि 90 डिग्री के बराबर होगा। सो थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देयर इज वन मोर एंगल, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। सो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, व्हेन इट इज मोर देन 90 डिग्री, इस तरीके से। सो व्हेन थीटा इज मोर देन 90 डिग्री तो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देयर इज अ एंगल कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन इस तरीके से है और दूसरी रे है इस तरीके से है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। सो स्ट्रेट एंगल क्या होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है,
इसी तरीके से एक और होता है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे कि एक लाइन ऐसे ले लें, दूसरी लाइन ऐसे ले लें, तो इनके बीच का एक एंगल तो ये भी है, लेकिन एक एंगल ये भी हो सकता है। तो अगर ये एंगल हम मेजर करें थीटा, तो ये 180 डिग्री से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। सो जब थीटा 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से एंगल कई टाइप के हो सकते हैं। वी कैन हैव अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस मैग्नीट्यूड के हिसाब से अलग अलग नॉमेनक्लेचर है। यहां पे हम लोग कुछ थ्योरम, कुछ प्रॉपर्टी नहीं डिस्कस किए हैं, सिर्फ डेफिनेशंस देख रहे हैं कि अलग अलग क्या क्या टर्म्स ज्योमेट्री में, एंगल्स में यूज में आता है, बस यही देख रहे हैं अभी। बहुत बेसिक डिस्कशन हो रही है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ऑलराइट, इसी तरह से एंगल्स में कुछ और भी बातें हैं जो आपको पता होगी या आपको जानना चाहिए। एक और टर्म जो काफी यूज में आएगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री ले लें, ठीक है, ये 90 डिग्री है, करेक्ट, दो लाइन के बीच में 90 डिग्री है। अब इसमें इसी पॉइंट से एक और लाइन ऐसा ड्रॉ कर दें और इसको मान लें ये θ1, इसको मान लें θ2। तो हमको पता है कि θ1 और θ2 का सम हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब भी दो एंगल θ1 और θ2 का सम 90 डिग्री होता है तो हम कहते हैं θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सो दे बिकम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, और आप एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 हो गया, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 हो गया। अगर एक सपोज 75 है तो दूसरा 15 हो जाएगा। तो 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 और 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75, इस तरीके से। सो जब भी दो एंगल का सम 90 होगा तो दोनों क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली वी कैन हैव सप्लीमेंट्री एंगल। एक और टर्म जो यूज में आता है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ले लें और यहाँ पे एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पे भी दो एंगल है, एक है θ1 मान लें और दूसरा एंगल हो गया θ2। तो बिकॉज ये हाफ है तो ये हाफ सर्कल होता है, तो हाफ सर्कल इज हाउ मच, 180 डिग्री। तो अगर एक θ1 है तो दूसरा θ2 है, तो θ1 और θ2 का दोनों का सम तो हाफ सर्कल हो गया। हाफ सर्कल का मतलब कितना, 180 डिग्री। तो जब भी ऐसा हो कि दो एंगल θ1 और θ2 का सम हो जाए 180 डिग्री, तो हम कहते हैं θ1 एंड θ2 आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ऑलराइट। सो θ1 θ2 सप्लीमेंट्री होता है अगर दोनों का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। इसको हम लीनियर पेयर एंगल्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोनों तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहें, कहीं कहीं क्वेश्चन में इसको लीनियर पेयर एंगल भी कहा जाता है। ओके, ऑलराइट। तो ये आपके कुछ टाइप हुए एंगल के। इसी तरह से एंगल के और भी टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है इस तरीके से। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से, तो आमने सामने के एंगल्स, जैसे हम इसको कहें एंगल 1, इसको कहें एंगल 2, या हम इसको कहें एंगल 3 और इसको कहें एंगल 4, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 का और एंगल 3 इक्वल टू है एंगल 4 का। एंड हम कहते हैं ये क्या है, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ओपीपी, मतलब ऑपोजिट। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। एक डेफिनेशन ये भी रहता है, टर्म से भी होता है जो यूज में आता है। इसी तरीके से अगर दो लाइंस है, ये जरूरी नहीं है पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दो लाइंस है और उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करे तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। देखिए कैसे, ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2 हुआ, ये एंगल 3 हुआ, ये एंगल 4 हुआ। इस तरह के यहाँ पे भी एंगल 5 हुआ, ये एंगल 6 हुआ, ये एंगल 7 हुआ और ये एंगल 8 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे पेयर ऑफ एंगल होंगे जिसको हम कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि ये दोनों लाइन जो है L1 और L2, इन दोनों में ऊपर देखिए तो एंगल 1 और एंगल 5 एक ही जैसे है ना, इसी
ये कटा हुई जो जो काट रहा है, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसके इस तरफ ऊपर में L1 है, यहाँ पे L5 है, सॉरी एंगल 1 है, एंगल 5 है, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो गए? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 8 क्या हो गए? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से इस तरफ एंगल 2 और एंगल 6 क्या हो गया? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 और एंगल 7 क्या हो गया? या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जरूरी नहीं है कि सेम हो। सेम होता कब है? जब लाइंस पैरेलल होते हैं, वो हम लोग देखेंगे, बट ये एंगल हमेशा क्या कहलाएगा? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, 4 पेयर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 4 पेयर होंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के। पहला क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 5। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी है। देन एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 और 6 भी है। एंड एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके? ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, इसी फिगर को रेफर करते हुए कुछ और बातें देखिए। ये जो ऊपर ऊपर के हैं 1, 2, 7 और 8, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर बाहर के। और ये 4, 5, 3 और 6 को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड एंगल 3, 4, 5 एंड 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, इसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या हो गए? आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे नो, ये भी कुछ आपके टर्म्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, इसी फिगर को अगर आप रेफर करें, इस पर एक बार मैं फिर से और बना दूं। यहाँ पे ये था एंगल 1, ये था एंगल 2, ये था एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, अब इसी फिगर को हम देखें तो एंगल 3 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 एक पेयर ये हुआ, और एंगल 4 एंड एंगल 6 इस तरह से, एंगल 4 एंड एंगल 6, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, so इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, ऑलराइट, तो ये आपके कुछ एंगल के टाइप हुए। इसी तरह से एक और चीज समझिए कि जैसे जब भी दो एंगल्स हो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हम ले लें, तो अगर हम ये θ1 और θ2, तो जब भी दो एंगल ऐसे हों जिसमें कि एक आर्म कॉमन हो, जैसे कि हम L1, L2, L3 तीन लाइन ले लें, तो हम कह सकते हैं θ1 के आर्म कौन कौन से हैं? L2 एंड L3। θ2 के आर्म्स क्या हैं? L1 एंड L2। तो θ1 और θ2 का एक आर्म कॉमन है, कौन सा? L2। तो जब भी दो एंगल का एक आर्म कॉमन होगा तो हम इसे क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। सो θ1 एंड θ2 आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो ये भी एक टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखना है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ऑलराइट, सो हम लोग अभी तक क्या देखे? अलग अलग टाइप का एंगल होता क्या है और अलग अलग टाइप के एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड वी कैन हैव अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। फिर हम लोग देखे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ टर्म्स से फेमिलियर हो रहे हैं, धीरे धीरे सारे टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, तो अभी भी एंगल में कुछ और भी टर्म्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। एक होता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक बार इसको भी समझते हैं। नाम से ही एविडेंट है, बहुत क्लियर है कि सपोज एक दो लाइन के बीच में एक एंगल है, सपोज ये एंगल है L1 और L2, दोनों लाइन P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल है सम एंगल। अगर P पॉइंट से ही हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दें L3 जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, मतलब इधर भी थीटा हो जाए, इधर भी थीटा हो जाए, दोनों एंगल बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि L3 इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। ये जो भी एंगल था टोटल 2 थीटा था, तो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा उसका। 2 थीटा का बाइसेक्टर हो गया, तो थीटा थीटा दो पार्ट में बांट दिया।
So angle bisector is a line which bisects a given line segment, given angle. ठीक है, so you can say angle bisector is nothing but a line which bisects the given angle. एंगल को क्या करता है, ये बाइसेक्ट कर देता है, तो इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया. नाउ एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये देखिए सिमेट्री समझिएगा. ये सब चीजें का कोई प्रूफ नहीं है, ये आप सिमेट्री से भी इसको आप आसानी से समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए एंगल है और इस एंगल का हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया ऐसा एल, ये क्या है आपका एंगल स्मॉल एल, ये आपका क्या है एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा. दोनों सेम एंगल है, एंगल बाइसेक्टर है. तो नाउ इसको ऐसे समझिए, बिकॉज इस तरफ और इस तरफ एंगल सेम है, तो इस पूरे फिगर को अगर आप ऐसे पलट दे, इस तरीके से 180 डिग्री से रोटेट कर दे, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला लाइन हो जाएगा और ये वाला लाइन हो जाएगा, बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, बिकॉज सिमेट्रिकल है. एंगल बाइसेक्टर के इस तरफ जैसा है वैसा ही इस तरफ है. ठीक है, तो फिगर क्या है एंगल बाइसेक्टर के अबाउट दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है. तो सिमेट्री है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो दोनों लाइन सेगमेंट से उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, सो जितना डिस्टेंस इस तरफ रहेगा उतना ही डिस्टेंस इस तरफ रहेगा. तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. और सिमेट्री से भी देख सकते हैं, बिकॉज दोनों तरफ फिगर सिमेट्रिकल है, तो जैसा इधर होगा वैसा ही उस तरफ होगा. तो इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लें तो वहां से दोनों लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा. तो यहां से आप एक प्रॉपर्टी इसको लिख भी सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर, to both the arms of the angle, are equal. So दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे. डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर टू बोथ दी आर्म्स आर इक्वल. तो यहां से दोनों तरफ सेम, यहां से दोनों तरफ सेम, कोई भी पॉइंट ले ले, यहां से दोनों आर्म का डिस्टेंस सेम हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखने का है. ठीक है, सो ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है, ओके. हमने बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा. जैसे हमने क्या बोला कि एंगल बाइसेक्टर से पे कोई भी पॉइंट लें, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इस पे कोई भी पॉइंट ले तो यहां से दोनों आर्म का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. दोनों आर्म का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ही ये, इस तरीके से बता रहा हूं मैं. नाउ पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस होता क्या है समझिएगा. ज्योमेट्री में डिस्टेंसेस का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है. जैसे अगर हम कहें कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मान लेते हैं P1 पॉइंट है और P2 पॉइंट है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, सो डिस्टेंस हमेशा समझिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो P1 और P2 दो पॉइंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएंगे, सीधे रास्ते जाएंगे. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही होगा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. इसी तरीके से एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो लाइन अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितने पे 90 डिग्री पे आएगा. तो हम कह सकते हैं कि PQ हमारा डिस्टेंस हो गया बिटवीन पॉइंट P एंड लाइन L. नहीं तो डिस्टेंस तो ऐसे भी मेजर कर सकते थे, ऐसे भी मेजर कर सकते थे, ऐसे भी मेजर कर सकते थे, लेकिन ये सारे आपके डिस्टेंसेस नहीं है. डिस्टेंस कौन सा होगा, PQ, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन क्या होता है, पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डालिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है. दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. इसी तरीके से अगर दो लाइंस हैं, सपोज दो लाइंस हैं, तो अगर पैरेलल लाइन होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे मेजर नहीं करेंगे. तो यही हमारा डी जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. समझ में आ रहा है. लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए
इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, तो अब यहाँ पे तो हर जगह डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, हर जगह डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ हमारा पैरेलल लाइन के लिए एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा जनरल, इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां 0 है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितना दूर जाते जाएंगे आपका डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन लाइन का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन लाइन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ओनली व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तो ये तीनों चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस तभी होगा जब लाइंस पैरेलल होंगी, और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम मानते हैं दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्चुअली हमारा मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, ओके। तो एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो कुछ हम लोगों ने देखा अभी तक, क्या सिर्फ एंगल्स के बारे में देखा, एंगल्स के अलग अलग टाइप वगैरह सब देख लिए। ठीक है, ऑल राइट। इसमें दो बातें और हैं जो ध्यान रखिएगा कि जब भी एक ही पॉइंट पे, है ना, या हम कहें कि एक लाइन स्ट्रेट लाइन ले लें और यहाँ पे कई सारे लाइंस मिला दें, तो हम ये सारे एंगल θ1 θ2 से करते करते मान लेते हैं ये θn है, nth एंगल है, तो ये सारे एंगल मिला के हाफ सर्कल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 अप टू θn ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो जब भी आपका एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर में कई सारे लाइन आके मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, तो इन सारे एंगल, जितने भी एंगल्स बनेंगे सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली ऑल द लाइंस अराउंड अ पॉइंट फॉर्म 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ सारे लाइन कितने बनाते हैं, 360 डिग्री। जैसे इस तरह से हम कई सारे लाइन बना दें, है ना, सो θ1 θ2 ऐसे करते 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 अगर θn है तो θ1 प्लस θ2 अप टू θn, तो ये तो पूरा एक सर्कल बना देगा। तो एक सर्कल का मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। और इसी को अगर हम रेडियन में लिखें तो हम कह सकते हैं 2 पाई रेडियन, और इसको हम रेडियन में लिखें तो इसको हम कह सकते हैं पाई रेडियन। तो डिग्री में और ये रेडियन में, डिग्री में और रेडियन में। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, किससे रिलेटेड, ट्रायंगल से, एंगल से रिलेटेड। एंगल्स और लाइंस पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।